बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा, कल के लेक्चर में हमने जो हमारा लेक्चर कल का था वो था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अभी तो हम खाली बेटा नेफ्रॉन पे चल रहे थे, अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा। और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में माइक चेक इंसान, और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे हमने बेटा, जिसकी माइक खुली है वो बेटा प्लीज बंद कीजिएगा। कुमैर कुमैल कुमैल माइक बंद करो। तो चले, तो देखिए बेटा, अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमने कल के लेक्चर में बेटा सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल को स्टडी किया था, अगर आपको याद होगा। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल के बाद बेटा मैंने यहीं पे बैरियर्स का भी जिक्र किया था, और यहीं पे बेटा मैंने सब कुछ बोला था कि कौन सी चीजें बेटा फिल्ट्रेट होती है और कौन सी चीजें फिल्ट्रेट नहीं होती है। फॉर्मिड एलिमेंट्स तो कभी फिल्ट्रेट नहीं होंगे, प्रोटीन्स फिल्ट्रेट हो सकते हैं, मगर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज है और मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स का नेगेटिव चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्सेस के जरिए उसको वापस ब्लड में फेंकता है, जो मैंने कल आपको बोला था। उसके बाद बेटा मैंने पीसीटी को भी कल डिस्कस किया था, और उसके बाद बेटा लूप ऑफ हेनल को भी हमने कल ही डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। और जाते जाते मैंने एक पॉइंट बेटा कल के लेक्चर में आपको बोला था, जो मैंने कहा था कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो कल के लेक्चर में मैंने कहा था कि जो पीसीटी है उसका जो वॉल है वो बेटा परमिएबल है। मैं रिपीट करने जा रहा हूं बेटा, कल का लेक्चर 2 मिनट के लिए, वो परमिएबल है टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट्स। ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। सो पीसीटी का जो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम वॉल है वो बेटा परमिएबल है टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट्स। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो लूप ऑफ हेनली है, अब देखना है कि लूप ऑफ हेनल पे जो है उसमें बेटा हमें क्या दिखता है। मैंने कहा था कि उसमें आपको दो शाबा बेटा लिम्स मिलेंगे, अगर याद होगा। एक वो लिम जो नीचे की ओर जा रहा है जिसको मैंने नाम दिया था डिसेंडिंग लिम, और दूसरा वो जो बेटा शाबाश ऊपर की ओर जा रहा है जिसको मैंने नाम दिया था असेंडिंग लिम। उसके बाद बेटा मैंने कहा था कि डिसेंडिंग लिम के दो पार्ट्स है, थिक एंड थिन, और बेटा असेंडिंग का थिक एंड थिन ठीक छोड़ दीजिए, वो कल डिस्कस हुआ था। मगर एक चीज बेटा कल के लेक्चर में जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, दैट इज शब्बा बेटा जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इट इज परमिएबल टू सॉल्वेंट, इम्परमिएबल टू सैल्यूट। सो ये बेटा सॉल्वेंट को निकलने देगा, सॉल्वेंट मेनली वाटर है उसको निकलने देगा, मगर सॉल्यूट्स को ये नहीं निकलने देगा। सोडियम क्लोराइड को नहीं निकलने देगा, बिकॉज दैट्स द मेन सॉल्यूट, प्रिंसिपल सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। उसके बाद बेटा जो असेंडिंग लिम्ब है ये उल्टा है। उल्टा मींस कि ये परमिएबल है टू सॉल्यूट्स और इम्परमिएबल है टू सॉल्वेंट। सो दैट मींस कि मेन सोल्यूट जो है दैट इज सोडियम क्लोराइड, तो मेन सोल्यूट है, उसी पे बेटा ज्यादा दाव लगेगा। तो सोडियम क्लोराइड को बाहर निकलने देगा, मगर बेटा वाटर को बाहर नहीं निकलने देगा। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, डिसेंडिंग लिम्ब का जो परमिएबिलिटी फैक्टर है वो अपोजिट है टू दैट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है टू सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सोल्यूट, व्हाइल एज असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सोल्यूट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट। जबकि पीसीटी बेटा दोनों के लिए परमिएबल है, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट। ये तो बेटा मैंने कल के लेक्चर में आपको सब कुछ पढ़ाया था। उसके बाद जाते जाते एक पॉइंट बेटा कल के लेक्चर में आपने मैंने बोला था कि जो लूप ऑफ हेनल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। ये फिलहाल मुझ पे बेटा 10 मिनट के लिए कर्जा है कि हाइपरटोनिक यूरिन क्या होता है। तो फिलहाल बेटा आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो कौन सा पार्ट किडनी ट्यूब्यूल में है, कौन सा पार्ट नेफ्रॉन में है, जो बेटा हमने हाइपरटोनिक यूरिन बनाता है। हाइपरटोनिक यूरिन क्या होता है, फिलहाल बेटा उसको आप बालाई ताक रखो, उसको आप बेटा एक साइड पे रखो। फिलहाल बेटा गोटे तरीके पे याद रखो कि जो यूरिन अगर हाइपरटोनिक कोई पार्ट बनाता है, कोई सेगमेंट बनाता है नेफ्रॉन का, तो वो बेटा लूप ऑफ हेनल। यही क्वेश्चन नीट में आया था कि अगर हम नेफ्रॉन से लूप ऑफ हेनल को रिमूव करेंगे, बोलिए जी होगा क्या। बेटा वहां पे एक ऑप्शन था कि हाइपरटोनिक यूरिन विल नॉट बी फॉर्म। होता क्या ये हाइपरटोनिक यूरिन, वो आगे जाके देखेंगे। तो चले बेटा, अब हम नेक्स्ट बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चले बेटा, आज का लेक्चर अब स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए बेटा, आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बेटा विद द लूप ऑफ हेनल। जहां पर हमने कल छोड़ा था, तो यहां पर मैंने कल के लेक्चर को छोड़ा था।
अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा तो यहीं पे मैंने एक पॉइंट बेटा एंड पे बोला था कि जो लूप ऑफ हेनल है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। ये हाइपरटोनिक यूरिन क्या है अभी बेटा 10 मिनट तक के बाद आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, तब तक ये मेरे लिए कर्जा। तो चले बेटा आगे बढ़ेंगे, आज का लेक्चर हम आगे बढ़ाएंगे। यहां तक आपने कल स्क्रीनशॉट्स भी लिए थे, तो चले बेटा अब हम आज का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। ये आया आज का लेक्चर आपके स्क्रीन के सामने। नाउ डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहले हमने बोमेंस कैप्सूल पढ़ा, बोमेंस कैप्सूल के बाद पीसीटी पढ़ा, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनल पढ़ा। अब लूप ऑफ हेनल के बाद बेटा अगला स्ट्रक्चर जो हमें नेफ्रॉन का स्टडी करना पड़ेगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी, लोकेटेड इन कॉर्टेक्स। याद करो बेटा, पीसीटी लूप ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स, पीसीटी कॉर्टेक्स, लूप ऑफ हेनल मेडुला, अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वापस कॉर्टेक्स। इट इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। सो जैसे कल पीसीटी आपने देखा हाईली कॉइल्ड था, उसी तरह डीसीटी भी हाईली कॉइल्ड है। मगर अब बेटा अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे, टेक्स्ट बुक ने पीसीटी को भी हाईली कॉइल्ड लिखा है और डीसीटी को भी हाईली कॉइल्ड लिखा है। अब अगर नीट में आपको क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, अब आप फंस जाओगे ना बेटा, क्योंकि डीसीटी भी बेटा हाईली कॉइल्ड लिखा है आपकी टेक्स्ट बुक ने, पीसीटी भी लिखा हाईली कॉइल्ड आपकी टेक्स्ट बुक ने, मैंने भी लिखा है, मैंने बेटा टेक्स्ट बुक से बगावत नहीं की है, मैंने भी दोनों को हाईली कॉइल्ड लिखा है। मगर इन दो में अगर आपको चॉइस लगानी पड़ेगी तो आंसर लिखना पीसीटी। पीसीटी ज्यादा कॉइल्ड होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ डीसीटी, तो इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। सो दो कॉइल्ड पार्ट होते हैं बेटा आपके नेफ्रॉन में, वन इज कॉल्ड एज पीसीटी एंड अनदर इज कॉल्ड एज डीसीटी। मगर इन दो में सबसे ज्यादा कॉइल्ड जो होता है वो पीसीटी होता है। तो होप बेटा आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट, इट इज अ हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन व्हिच डेवलप्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनल। क्योंकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनल से क्या बनता है बेटा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आपकी नेफ्रॉन की डायग्राम आपके दिमाग में है। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज नियरली स्ट्रेट, जबकि पीसीटी का कल का लास्ट पार्ट जब मैंने पढ़ाया था मैंने कहा था वो स्ट्रेट होता है, और नाम क्या दिया था उसका, पार्स रेक्टा। याद आया? इसी तरह बेटा डीसीटी का जो लास्ट पार्ट होता है वो भी स्ट्रेट होता है, एंड इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग और जंक्शनल ट्यूब्यूल। आगो कनेक्टिंग डक्ट, समझ में आ गया? कनेक्टिंग डक्ट, ये कनेक्टिंग डक्ट नहीं है, ये कनेक्टिंग और जंक्शनल ट्यूब्यूल है। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि लास्ट पार्ट ऑफ शब्द डीसीटी विच इज स्ट्रेट इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, तो आंसर लिखना या तो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल आएगा या फिर जंक्शनल ट्यूब्यूल। जैसे बेटा पीसीटी का स्ट्रेट पार्ट जो टर्मिनल पार्ट था उसका नाम क्या हम देते थे, पार्स रेक्टा। इसके स्ट्रेट पार्ट का नाम हम क्या देते हैं, कनेक्टिंग और जंक्शनल ट्यूब्यूल। उसके बाद कनेक्टिंग और जंक्शनल ट्यूब्यूल पासेस इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब बेटा जो जंक्शनल ट्यूब्यूल स्ट्रेट पार्ट है डीसीटी का, ये अब किसमें जाता है, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। आया कंटिन्यूटी बेटा? क्योंकि बोमेंस कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी का स्ट्रेट पार्ट शब्दाश पार्स रेक्टा जो मिल जाता है विद द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनल, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल जो है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनल बनाता है, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनल जो है वो मिल जाता है बेटा डीसीटी। डीसीटी का जो स्ट्रेट पार्ट है टर्मिनल पार्ट दैट्स कॉल्ड एज कलेक्टिंग कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, और जंक्शनल ट्यूब्यूल वो किसके साथ अब मिलेगा, कलेक्टिंग डक्ट। गए ना कंटिन्यूटी? इंटरनली इट इज लाइंड बाय क्यूबाइडल सेल्स। इसके अंदर से बेटा कौन सी सेल्स होती है, क्यूबाइडल सेल्स। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होती है दैट आर कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज दैट अराइजेस फ्रॉम वासा रेक्टा। जरा बेटा अब यहां पर कंटिन्यूटी का बात देखिएगा, एक तो कंटिन्यूटी है नेफ्रॉन में भी और कंटिन्यूटी ब्लड सर्कुलेशन में भी है। याद करो कल का लेक्चर और रिवाइज करो। रिनल आर्टरी टू, शाबाश, segmental arteries, segmental arteries to interlobular arteries, interlobular arteries to shabash arcuate arteries, arcuate arteries to interlobular arteries, interlobular arteries to afferent arteriole, afferent arteriole to glomerular capillaries to peritubular capillaries around the PCT, फिर peritubular capillaries to vasa recta around the shabash loop of Henle, फिर बेटा vasa recta to peritubular capillaries around the shabash बेटा DCT। सो ये बेटा अभी तक कंटिन्यूटी चल रही है। अब डीसीटी के इर्द गिर्द भी आपको क्या मिलेंगी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कहां से उठी बेटा, वासा रेक्टा।
उसके बाद नॉर्मली वॉल ऑफ डीसीटी इज इम्परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। इस पॉइंट पे बेटा अब आपको नजर रखनी पड़ेगी। ये जबरदस्त पॉइंट्स बेटा जिसपे आपको नजर रखनी पड़ेगी। पीसीटी का वॉल परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट्स। फिर उसके बाद लूप ऑफ हैंडल का जो डिसेंडिंग लिम है परमिएबल टू, शाबाश बेटा, सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्यूट। उसके बाद बेटा असेंडिंग लिम का जो बेटा वॉल है दैट इज परमिएबल टू, गौर से देखिएगा, परमिएबल टू सॉल्यूट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट। हम बेटा डीसीटी को भी देखेंगे ना कि डीसीटी का वॉल क्या है। ये नॉर्मली मींस अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जब सब कोई चीज ठीक है, नॉर्मल है, ये इम्परमिएबल है टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। ना इससे सॉल्यूट्स निकलते हैं ना इससे सॉल्वेंट निकलता है। मगर बेटा अब एक कंडीशन यहां पर, हाउएवर इट कैन शो फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन। फैकल्टेटिव मींस जरूरी नहीं है। अगर मैं ऑब्लिगेटरी लिखवाता, ऑब्लिगेटरी मींस कंपलसरी, होना ही होना है, चाहे दुनिया उधर की इधर हो जाए, होना है। मगर यहां पे मैंने लिखा है फैकल्टेटिव। समझ में आ गया? होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कौन करेगा? हाउएवर इट्स फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन, शाबाश, ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस आकर इन प्रेजेंस ऑफ ए हार्मोन एल्डोस्टेरोन। अगर बेटा आपके शाबाश एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, इसको आगे जाके बेटा मैं खाल खींचनी है, फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आपका आइडिया बेटा, दिमाग जो है उसमें एक आइडिया डेवलप हो जाए कि नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा किस चीज के लिए परमिएबल है और किस हार्मोन के लिए शाबाश बेटा वो काम करता है। जो बेटा एक हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है बेटा उसका? एल्डोस्टेरोन। अगर ये हार्मोन निकला, ये ब्लड के जरिए डीसीटी पे आता है और ये डीसीटी के वॉल को दो चीजों के लिए परमिएबल बनाता है। ये डीसीटी के वॉल से सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है और वापस भेजता है ब्लड सर्कुलेशन में। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं एल्डोस्टेरोन नहीं है तो डीसीटी का वॉल जो है वो परमिएबल है, इम्परमिएबल है टू सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। मगर अगर बेटा एल्डोस्टेरोन निकला, शर्त है अगर एल्डोस्टेरोन निकला तो उस टाइम जो आपका बेटा डीसीटी है उसका वॉल जो है वो परमिएबल हो जाता है सोडियम के लिए और परमिएबल होता है वाटर के लिए। नहीं तो बेटा नॉर्मल कंडीशंस में अगर एल्डोस्टेरोन नहीं है तो एट दैट टाइम बेटा ये इम्परमिएबल होता है टू सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। सो आज के बाद अगर आपको नीट में क्वेश्चन आएगा, एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बेटा नेफ्रॉन इज नॉर्मली impermeable to both solutes and solvents but show permeability to water and sodium ions in presence of aldosterone, and that part of nephron is called as DCT। फैकल्टेटिव का मतलब हुआ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तब जब नॉर्मल कंडीशंस है और होगा तब जब क्या निकलेगा बेटा? एल्डोस्टेरोन। सो कौन सा पार्ट बेटा आपके किडनी ट्यूब्यूल का जो है वो परमिएबिलिटी है या वो परमिएबिलिटी दिखाता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन, दैट्स कॉल्ड डीसीटी। नहीं तो डीसीटी का वॉल जो है वो इम्परमिएबल होता है तो बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। इस पॉइंट पे बेटा आपको जबरदस्त नजर रखनी पड़ेगी। तो प्लीज बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो क्या आपने याद रखा? डीसीटी में, डीसीटी कॉर्टेक्स में है, हाईली कॉइल्ड है मगर उतना कॉइल्ड नहीं है जितना कौन है बेटा? पीसीटी। उसके बाद इसका टर्मिनल पार्ट जो है वो स्ट्रेट है, दैट्स कॉल्ड जंक्शनल ट्यूब्यूल और कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। उसके बाद इसके इर्द गिर्द बेटा जो कैपिलरी सिस्टम है एंड दैट्स कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और नॉर्मली इसका वॉल जो है वो इम्परमिएबल है टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट्स, मगर इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन इट कैन शो परमिएबिलिटी फॉर वाटर एंड सोडियम आयंस, बट इन विच प्रेजेंस? इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे, नजर बराबर। तो चले बेटा अब अगला स्क्रीन आपके सामने आ रहा है कलेक्टिंग डक्ट का। नाउ यू विल सी कलेक्टिंग डक्ट। ये बेटा अब आखिर का पार्ट है, लोकेटेड इन बोथ कॉर्टेक्स एज वेल एज मिडुला। हजार बार बोल चुका हूं और अभी डायग्राम पर भी हम इसको देखेंगे। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। बोल चुका हूं बेटा पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में, कि ये नेफ्रॉन का पार्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी को कलेक्ट करता है, इसलिए बेटा ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स के साथ इंटरैक्ट करता है। तो इसलिए बेटा ये किसी पर्टिकुलर नेफ्रॉन की मिल्कियत या प्रॉपर्टी नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इट इज स्ट्रेट, ये स्ट्रेट होता है क्योंकि मैंने कहा है कि अगर ये बेटा कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, तो ये बराबर स्ट्रेट होता है। इसका कुछ हिस्सा बेटा कॉर्टेक्स में होता है, दैट्स कॉल्ड एज कॉर्टिकल शाबाश कलेक्टिंग डक्ट, और जो हिस्सा मेडुला में होता है दैट्स कॉल्ड एज मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट।
उसके बाद इट इज स्ट्रेट एंड इज सराउंडेड बाय पेरिटिब्युलर कैपिलरीज, इसके इर्द गिर्द भी पेरिटिब्युलर कैपिलरीज होती है। तो चलिए बेटा, आज आपको किडनी की सर्कुलेशन अब कंप्लीट हो जाएगी। जरा गौर से देखिएगा, अब किडनी की सर्कुलेशन कैसे कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए बेटा अब मैं आपके सामने यहां पर एक स्लाइड ला रहा हूं। तो चलिए बेटा, फ्री स्लाइड है, इस पे कोई बेटा शाबाश लिखा नहीं है, तो अब आपको पता चलेगा कि सब किडनी में कैसे सर्कुलेशन चलती है। गौर से अब सारे बच्चे बेटा यहां क्यों देखिएगा। आज आपकी सर्कुलेशन कंप्लीट हुई। ये यहां पे नेफ्रॉन है, ये यहां पे पीसीटी है, ये यहां पे लूप ऑफ हेनल है, ये यहां पे बेटा डीसीटी है, और ये यहां पे आपका कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो चले बेटा, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनल है, और ये डीसीटी है। तो चलिए बेटा अब देखेंगे सर्कुलेशन कैसे पर चलती है, कैसे बेटा रिनल ब्लड सर्कुलेशन ऑपरेट करती है। ये किडनी में अब बेटा रिनल आर्टरी गई। दिस इज, जरा गौर से देखिएगा, दिस इज रिनल आर्टरी। नजर बराबर रखो बेटा, ये आपकी रिनल आर्टरी है। अब रिनल आर्टरी किडनी में जाते ही पहले बनाएगी सेगमेंटल आर्टरीज, फिर सेगमेंटल आर्टरीज बेटा फर्दर ब्रांचिंग करेगी, और याद है ना बेटा, अब मैं एक पे ही दिखाऊंगा, फर्दर ब्रांच करेगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉब्यूलर आर्टरीज। शाबाश। उसके बाद लॉब्यूलर आर्टरीज फर्दर ब्रांच करेंगी और बनाएंगी एरुकेट आर्टरीज, फिर एरुकेट आर्टरीज फर्दर ब्रांच करेंगी और बनाएंगी बेटा शाबाश इंटर लॉब्यूलर आर्टरीज। नजर रखो बेटा क्या क्या चल रहा है। अब इंटरलॉब्यूलर आर्टरीज की जो ब्रांच है वो ब्रांचेस बनाएगा और बनाएगा इफरेंट आर्टरियोल। ये बेटा आपका इफरेंट आर्टरियोल है। नाउ दिस इज द इफरेंट आर्टरियोल। आज आपको बेटा पूरी ब्लड सर्कुलेशन किडनी की क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बेटा जो एफरेंट आर्टरियोल है ये अब जाएगा बोमेंस कैप्सूल में और बनाएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। दीज आर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। उसके बाद ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अब बेटा इफरेंट आर्टरियोल बनाएगा। दिस इज द इफरेंट आर्टरियोल। फिर इफरेंट आर्टरियोल क्या करेगा, वो बेटा पेरिटिबुलर कैपिलरीज बनाएगा। किसके इर्द गिर्द बेटा, पीसीटी के इर्द गिर्द। दीज आर द पेरिटिबुलर कैपिलरीज। उसके बाद पेरिटिबुलर कैपिलरी जो है वो बेटा अब बनाएगा शाबाश लूप ऑफ हेनल के इर्द गिर्द एक कैपिलरी सिस्टम, एंड दैट कैपिलरी सिस्टम इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। उसके बाद वासा रेक्टा बेटा जाएगा, अब ये डीसीटी और कैलेक्टिक डक्ट के इर्द गिर्द क्या बनाएगा बेटा, पेरिटिबुलर कैपिलरीज। दीज आर अगेन पेरिटिबुलर कैपिलरीज। फिर पेरिटिबुलर कैपिलरीज मिल जाएंगी। अब मैं बेटा ब्लू कलर का इस्तेमाल करूंगा। अब पेरिटिबुलर कैपिलरीज मिलेंगी और बनाएंगी शाबाश बेटा इंटर लॉब्यूलर वेन्स। फिर इंटरलॉब्यूलर वेन्स मिलेंगे और बनाएंगे एरुकेट वेन्स। फिर एरुकेट वेन्स मिलेंगे, शाबाश बेटा, बनाएंगे लॉब्यूलर वेन्स। फिर लॉब्यूलर वेन मिलेगी और बनाएगी सेगमेंटल वेन्स। और फिर सेगमेंटल वेन्स मिलेंगे और बनाएंगे रिनल वेन। हो बेटा, समझ आया कि कैसे कंटिन्यूटी है थ्रू द बेटा ब्लड सर्कुलेशन, कैसे किडनी में ब्लड सर्कुलेशन की कंटिन्यूटी है। चलिए अब बेटा मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। ब्लड गया रिनल आर्टरी में, गया कि नहीं। अब जब रिनल आर्टरी में ब्लड गया, पहले ये जाएगा सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी से लोबुलर आर्टरी, लोबुलर आर्टरी से एरुकेट आर्टरी, एरुकेट आर्टरी से इंटरलॉब्यूलर आर्टरी, इंटरलॉब्यूलर आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल से पेरिटिबुलर कैपिलरीज, पेरिटिबुलर कैपिलरी से वासा रेक्टा, वासा रेक्टा से पेरिटिबुलर कैपिलरीज, पेरिटिबुलर कैपिलरीज मिलेंगी और बनाएंगी इंटरलॉब्यूलर वेन। पहली बार वेन्स अब वजूद में आई, इंटरलॉब्यूलर वेन से बनेंगी एरुकेट वेन्स, एरुकेट वेन से लॉब्यूलर वेन्स, लॉब्यूलर वेन से सेगमेंटल वेन्स, और सेगमेंटल वेन से बेटा रिनल वेन, और रिनल वेन से अब ब्लड कहां निकलेगा, बाहर। सो दैट मींस कि बेटा किडनी को सप्लाई करती है रिनल आर्टरी, जो उसमें भेजती है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किडनी से फिर बेटा कलेक्ट किया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। शाबाश बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, थ्रू रिनल वेन। So this is the continuity of the blood circulation within the kidney. ये कैसी याद था।
समझ में आ गया? सो ब्लड कहां कहां से चलता है, मगर इसके बीच में जब ब्लड बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जाता है, यहीं पे ब्लड फिल्ट्रेट होता है और चला जाता है इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। सो दो चीजें बेटा किडनी करती है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूअसली चलती है, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है, और यही फिल्ट्रेट आगे जाके तब्दील होता है एक स्क्रीशन में, एंड दैट्स कॉल्ड एज यूरिन। तो चलिए बेटा, ये आपकी ब्लड सप्लाई थी। तो चलिए बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अच्छी तरह से बेटा इसको बनाइए, क्योंकि आपके पास ब्लड सप्लाई के मैंने ऑलरेडी बेटा नोट दिया है पिछले लेक्चर में, 2 लेक्चर से पहले। तो चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो वापस आ रहा हूं मैं कैलेटिक डक्ट पे। Located in both cortex as well as medulla, it is not the part of nephron. पढ़ा है, it is straight and is surrounded by peritubular capillaries. यहीं पे मैंने लेक्चर को रोका था ताकि मैं दिखाऊं कि कंटिन्यूटी कैसे है। Internally, it is lined by cuboidal cells. Collecting ducts combine to form ducts of Bellini. पढ़ा है बेटा कि जब ये कलेक्टिंग डक्ट्स है, अब ये मिल जाते हैं और बनाते हैं डक्ट्स ऑफ बेलेनी, विच ओपन्स इन द पेपिला ऑफ रिनल पायरामिड्स। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि ये बेटा अब यहां पर एक रिनल पायरामिड है ना, ये रिनल पायरामिड का शब्द बेटा नैरो पार्ट है ना, एंड दैट नैरो पार्ट इज कॉल्ड एज पेपिला। अब जरा गौर से देखिएगा, ये यहां पे अब कलेक्टिंग डक्ट्स है। ये कलेक्टिंग डक्ट्स जब मिल जाते हैं तो बनाते हैं बेटा शाबाश, क्या आपके सारे बोलिए बेटा, बेटा डक्ट्स ऑफ बेलेनी। अब ये डक्ट्स ऑफ बेलेनी ओपन हो जाते हैं किसमें बेटा, रिनल पेपिला में, और फिर यूरिन को आगे बढ़ाते हैं। So, अगर अब हम यूरिन की कंटिन्यूटी देखेंगे कि यूरिन कैसे बनता है, पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है बोमेन्स कैप्सूल में, फिर ये फिल्ट्रेट जाता है पीसीटी में, फिर पीसीटी से बेटा लूप ऑफ हेनल में, लूप ऑफ हेनल से डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से डक्ट ऑफ बेलेनी, डक्ट ऑफ बेलेनी से बेटा रिनल पेपिला, रिनल पेपिला से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रिनल पेल्विस, रिनल पेल्विस से यूरिटर, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से दफा। उसके बाद नॉर्मली वॉल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज इम्परमिएबल टू बोथ, शाबाश बेटा, सैल्यूट्स एज वेल एज सॉल्व। जैसे बेटा आपने कल के लेक्चर में, अभी के लेक्चर में देखा कि जो डीसीटी है, जैसे डीसीटी बेटा इम्परमिएबल था टू बोथ सैल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट, उसी तरह कलेक्टिंग डक्ट भी जो है ये भी इम्परमिएबल है टू बोथ सैल्यूट्स एज वेल एज सॉल्व। However, it can show facultative reabsorption of water in presence of a hormone called ADH. तला बेटा होते याद तो कुछ डीसीटी, डीसीटीएस बेटा परमिएबल बना हुआ एल्डोस्टेरोन, जो कहां से निकलता था, सारे बोलिए बेटा एड्रेनल ग्लैंड से। यहां पर जो बेटा एडीएच है, शाबाश, या बेटा कलेक्टिंग डक्ट है, इसको परमिएबल अब वाटर के लिए बनाता एक हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एडीएच। एक्चुअली बेटा ये एडीएच जो है, इसको आपको आगे जाके सब कुछ पढ़ना है, इसकी खाल खींचने आगे जाके, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जरिए ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। अब किसी को पता नहीं है, गोली मारो, आगे जाके बेटा इसको हम अच्छी तरह से स्टडी करें। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं, प्लीज बेटा अब यहां पर गौर से देखिएगा, दो पार्ट्स, दो स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स नहीं कह सकते हैं, दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो बेटा नॉर्मली इम्परमिएबल रहते हैं। दैट मींस कि ना वो सॉल्यूट को बाहर निकलने देते हैं, ना सॉल्वेंट को बाहर निकलने देते। वन इज डीसीटी एंड अनदर इज कलेक्टिंग डक्ट। मगर बेटा जो ये डीसीटी है, ये परमिएबल बन सकता है, शर्त है कि अगर एक हार्मोन निकलेगा एल्डोस्टेरोन, और उसको परमिएबल बनाएगा सोडियम के लिए और वाटर के लिए। और बेटा एक और पार्ट है दैट्स कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये बेटा नॉर्मली इम्परमिएबल है, मगर एक हार्मोन इसको खाली वाटर के लिए परमिएबल बना सकता है, एंड दैट्स कॉल्ड एडीएच, जो निकलता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस से और फिर स्क्रीट किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जरिए ब्लड में। सो अब अगर हम यहां पर बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाएंगे। यहां पर मैंने ब्लैंक स्लाइड आपको और दिखाना है, गौर से देखिएगा। अब स्टेटस क्या बना, गौर से आप सुनो, हमारा स्टेटस अब क्या बना। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो हमने कंप्लीट किया, अब स्टेटस क्या बना। ये पीसीटी, ये बेटा लूप ऑफ हेनल, प्लीज नजर रखिएगा स्टेटस क्या है। उसके बाद बेटा शाबाश ये डीसीटी, और बेटा एक और पार्ट हम यहां पर लेंगे जो कि पार्ट नेफ्रॉन का नहीं है, मगर आपकी तस्कीन के लिए यहां पर मुझे इसको लेना पड़ेगा, कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि मुझे परमिएबिलिटी के बारे में यहां समझाना है। देखिए बेटा अब जो आपका पीसीटी है, ये परमिएबल है, पी फॉर परमिएबल टू बोथ सैल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। वेरी गुड।
उसके बाद लूप ऑफ हेनल में अब दो चीजें हैं, शाबाश। पहला है बेटा डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा है असेंडिंग लिम्ब। इस पे भी नजर मारेंगे। जो बेटा आपका शाबाश डिसेंडिंग लिम्ब है, इट इज परमिएबल टू solvent, P means permeable, and IP means impermeable to solute। सो ये पानी को निकलने देगा मगर सोल्यूट को बाहर नहीं निकलने देगा। उसके बाद बेटा जब हम आएंगे किस पे बेटा, शाबाश असेंडिंग लिम्ब पे, ये परमिएबल है टू सोल्यूट उल्टा और इम्परमिएबल है टू सॉल्वेंट। उसके बाद बेटा अगर हम डीसीटी पे आएंगे, नॉर्मली impermeable है, IP means impermeable to both solute as well as solvent। सो दोनों के लिए बेटा impermeable है, मगर ये परमिएबिलिटी दिखाता है किसके बेटा प्रेजेंस में, एल्डोस्टिरोन। मगर बेटा उस टाइम ये परमिएबिलिटी किस किस के लिए दिखाता है, वाटर एंड सोडियम। उसके बाद अगर हम कलेक्टिंग डक्ट पे लेंगे, ये भी नॉर्मली impermeable है कि नहीं। उसके बाद टू बोथ सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, है ना बेटा। मगर ये परमिएबिलिटी दिखाएगा, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन दिखाएगा कब बेटा, जब इसके पास क्या आएगा, एडीएच और किसकी, वाटर। ये बेटा स्टेटस आपके सामने है, ये बेटा आपको भूलना नहीं है, क्योंकि इसी पे मेरा सारा का सारा कंसेप्ट अब आगे जाके बेटा टिका हुआ है। जब मैं यूरिन फॉर्मेशन आपको पढ़ाऊंगा, इसी पे मेरा सारा कंसेप्ट टिका हुआ है। जरा रिवाइज और कीजिएगा। पीसीटी का वॉल परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। लूप ऑफ हेनल का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, परमिएबल टू शाबाश सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्यूट। असेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू सॉल्यूट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट। डीसीटी नॉर्मली इम्परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। However, it can show shabash conditional or facultative reabsorption of water and sodium in presence of aldosterone. Similarly, collecting duct का जो wall है, normally impermeable to both solutes as well as solvent. However, it can show conditional reabsorption of water in presence of ADH. तो ये था बेटा नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर, और किस रीजन में परमिएबिलिटी है और किस रीजन में परमिएबिलिटी नहीं है, और अगर परमिएबिलिटी नहीं है फिर उसको कौन से हार्मोन परमिएबल बना सकते हैं। तो ये था बेटा आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और रिगार्डिंग परमिएबिलिटी। अब बेटा हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर आएंगे, जरा गौर से आप देखिएगा। अब हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर आएंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स पे हम नजर रखेंगे। ये 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है और आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, तो इसलिए बेटा इस पे आप बहुत जबरदस्त नजर रखेंगे। जो नेफ्रॉन्स होते हैं, अब हमें पता है कि ये कुल मिला के 10 लाख होते हैं हमारी किडनी में, और अगर हम दोनों किडनीज में लेंगे तो ये 20 लाख है। ये नेफ्रॉन्स अल्लाह पाक ने 2 किस्म के बनाए होते हैं। वन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड अनदर इज कॉल्ड एज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि नेफ्रॉन्स कितने किस्म के होते हैं, तो झट से जवाब देना, सर ये 2 किस्म के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड अनदर इज कॉल्ड एज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। उसके बाद बेटा पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे डिफरेंस में, कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वो 85% होते हैं। कितने बेटा, 85%। सो मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन जो किडनी में होते हैं, दे आर 85%। और जो बेटा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है वो महज बेटा 15% होते हैं। कुछ किताबें 80-20 लिखती है, मगर बेटा आप याद रखना 85 एंड 15%। उसके बाद बेटा मेजर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन लाइज इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं बेटा, आपको इतना आंसर कि सर आप क्यों सुना कॉर्टिकल, अभी मैं डायग्राम पे भी सिखाऊंगा बेटा ये पूरी तरह से, मगर अब जरा गौर से देखिएगा। जो मेजर पार्ट इस नेफ्रॉन का होता है, किसमें बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, वो आपको किसमें मिलेगा, कॉर्टेक्स में। और मेजर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन द जंक्शन बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ किडनी। जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है, इनका जो मेजर पार्ट होता है, ये कॉर्टेक्स और मेडुला की बाउंड्री पे ज्यादा होता है। इसी को हम बाउंड्री को कहते हैं जक्स्टामेडुलरी जंक्शन। उसके बाद दे हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनल। इनके पास जो लूप्स ऑफ हेनल होते हैं वो छोटे होते हैं, मगर जो बेटा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, इनके पास लूप ऑफ हेनल जो होते हैं वो लंबे होते हैं। और बेटा लेक्चर को याद करो, अभी मैंने कहा था अथा कर बेटा पूर्व पोस्टमार्टम, समझ में आ गया कि ये लूप ऑफ हेनल लंबा होना या छोटा होने से क्या असर पड़ेगा।
पर फिलहाल बेटा एक चीज याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बेटा 5 मिनट पहले बोला था कि लूप ऑफ हेनल इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। ये मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं और आपको बार बार बेटा तकलीफ होती होगी दिमाग को कि ये सर बार बार हाइपरटोनिक क्या कहता है। अभी बेटा इसके पत्ते नहीं खोले जाएंगे, बस 5 मिनट के बाद इसके पत्ते खोले जाएंगे कि हाइपरटोनिक क्या है। These are या there are short loop of Henleys, या इनमें बेटा शाबाश they have short loop of Henleys, जबकि juxtamedullary nephrons के पास loop of Henle क्या है, बड़े। बेटा याद रखना जितना loop of Henle बड़ा होगा, डेवलप्ड होगा, यूरिन क्या बन सकता है, हाइपरटोनिक। यही वजह है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है वो हाइपरटोनिक यूरिन नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनका लूप ऑफ हेनल बहुत छोटा होता है। जबकि बेटा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये बेटा शाबाश लूप ऑफ हेनल लंबा लेकर चलते हैं, इसीलिए बेटा इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये लूप ऑफ हेनल की वजह से, लंबा लूप ऑफ हेनल की वजह से हाइपरटोनिक यूरिन बना सकते हैं। कैसे, वो आगे देखेंगे। मगर फिलहाल बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उनका लूप ऑफ हेनल छोटा होता है और जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है उनका लूप ऑफ हेनल लंबा। उसके बाद ग्लोमेरुलर ऑकर इन आउटर कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। इनका जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है वो आउटर कॉर्टेक्स में बाहर की ओर होती है और इनकी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है वो इनर कॉर्टेक्स की ओर होती है। अभी बेटा आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। उसके बाद वासा रेक्टा अंडर डेवलप्ड और एब्सेंट, जो बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। बेटा आपको पता है कि आपके लूप ऑफ हेनल के इर्द गिर्द एक कैपिलरी सिस्टम होता है एंड दैट्स कॉल्ड एज वासा रेक्टा। और जब लूप ऑफ हेनल छोटा तो काहे का वासा रेक्टा। सो इसके इर्द गिर्द बेटा वासा रेक्टा की जो कैपिलरी सिस्टम होती है या तो एब्सेंट होती है या फिर अंडर डेवलप्ड होती है। यहां पर बेटा वासा रेक्टा जो 5th पॉइंट आप देखेंगे, वासा रेक्टा आर मोर प्रोमिनेंट। क्यों मोर प्रोमिनेंट है, क्योंकि लूप ऑफ हेनल लंबा है। तो लॉजिकली जब लूप ऑफ हेनल लंबा है तो वासा रेक्टा भी कैपिलरी सिस्टम इसके इर्द गिर्द होगा, तो वासा रेक्टा यहां प्रोमिनेंट है। Cortical nephrons are more coiled, while juxtamedullary nephrons are less coiled. Juxtamedullary nephrons उतने coiled होते नहीं है। अभी डायग्राम्स में आपको सब कुछ ये दिखेगा। They are not able to form hypertonic urine. 7वां पॉइंट देखिए बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, they are not able to form hypertonic urine and are functional when body is hydrated. देखिए बेटा अभी मैंने कहा कि जो लूप ऑफ हेनल है इट इज इंस्ट्रूमेंटल। ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेफ्रॉन का जो यूरिन को हाइपरटोनिक बनाता है। अगेन बेटा आपके दिल को, दिमाग को तकलीफ दे रहा हूं, अगेन हाइपरटोनिक यूरिन ला रहा हूं। क्या होता है अभी देखेंगे। एंड आर फंक्शनल व्हेन बॉडी इज हाइड्रेटेड। देखिए बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हाइपरटोनिक यूरिन नहीं बना पाते हैं। दैट मींस कि हाइपरटोनिक यूरिन मींस कि जिसमें सोल्यूट कंटेंट ज्यादा होगा और पानी कंटेंट कम होगा। सो जब बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है तो उस टाइम जो यूरिन होता है वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मींस उसमें सॉल्वेंट पानी ज्यादा होता है देन सोल्यूट्स। सो बेटा दैट मींस कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स तब काम करेंगे जब आपकी बॉडी में ढेर सारा पानी होगा। तो उस ढेर सारे पानी को निकालना है, इसीलिए बेटा उस टाइम जो यूरिन होगा वो हाइपोटोनिक होगा, उसमें सोल्यूट्स कम, पानी क्या होगा ज्यादा। मगर जब बेटा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की ओर हम जाएंगे, इनमें लूप ऑफ हेनल बहुत लंबा है तो ये यूरिन हाइपरटोनिक बना सकते हैं, जिसपे ये पानी क्या लाएंगे कम और सोल्यूट्स क्या लाएंगे ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये तब फंक्शनल होते हैं जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। आमतौर बेटा जब आप रोजदार होते हो, रमजान के महीने में जब हम रोजदारी इख्तियार करते हैं, जब हम रोजदार होते हैं तो उस टाइम हम पानी बहुत कम पीते हैं। और जब हम पानी बहुत कम पीते हैं तो उस टाइम हमारी बॉडी में पानी कम होता है, क्योंकि हम बेटा लगभग 12, 13, 14, 15, 16 घंटे, 17 घंटे, अगर समर्स में बेटा आपका रमजान आएगा, माह रमजान आएगा, तो लॉजिकली बेटा उस टाइम हम क्या करते हैं, हम 17 घंटे बेटा थर्स्टी रहते हैं, पानी नहीं पीते। तो लॉजिकली उस टाइम हमारी बॉडी में पानी क्या होता है कम, और जब पानी कम होता है यूरिन तो बनता है, उस टाइम यूरिन में पानी कम होता है और सोल्यूट कंपोनेंट क्या होता है ज्यादा, और यूरिन क्या बनता है हाइपरटोनिक। और उस टाइम हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन्स काम करते हैं एंड दोज आर कॉल्ड एज जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये बेटा अब आपके सामने कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की डिफरेंस थी कि इनके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो आपने अब याद रखा कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वो 85% होते हैं और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है वो बेटा 15% होते हैं। और उसके बाद बेटा आपने ये देखा कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उनमें लूप ऑफ हेनल छोटा और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनल लंबा। और उसके बाद बेटा आपने देखा कि इनमें वासा रेक्टा जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में अंडर डेवलप्ड या एब्सेंट होता है और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा प्रोमिनेंट होता है।
उसके बाद बेटा आपने देखा कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उनमें बेटा हाइपरटोनिक यूरिन बनाने की सलाहियत नहीं होती है, और वो उसी टाइम काम करते हैं जब हमारी बॉडी में ढेर सारा पानी होता है। और जो बेटा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है इनमें हाइपरटोनिक यूरिन बनाने की सलाहियत है, और ये तब काम करते हैं जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। अब मैं आपके सामने इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब बेटा मैं आपके साथ एक नेक्स्ट स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं, उस पे आप सारे बच्चे नजर रखिएगा। यहां पे आपको क्लियर होगा कि क्या होता है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और क्या होता है ये जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स, पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा, नजर बराबर रखो। अगर आप गौर से देखेंगे ये कॉर्टेक्स है और ये रीजन बेटा आपका मेडुला है। गौर से आप देखिएगा मेहरबानी करके। अगर आप बेटा इस नेफ्रॉन की ओर देखेंगे, दिस नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज, 2 नेफ्रॉन्स मैंने बनाए, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, और बेटा 2 नेफ्रॉन्स मैंने एक साथ बनाए, और इस नेफ्रॉन की ओर देखिएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आप देखिए बेटा डिफरेंस कहां है, खुदा के लिए देखिए डिफरेंस कहां है। इसका जो बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, क्या वो आउटर कॉर्टेक्स में कि इनर कॉर्टेक्स में? इनर कॉर्टेक्स। तो क्या गुनाह मैंने किया था कि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स है उनका मेजर पार्ट जो है वो मेडुला की ओर है, और बेटा ये एट द जंक्शन कंसंट्रेट हुए होते हैं, यह ना कॉर्टेक्स की जंक्शन और मेडुला की जंक्शन। तो इनका जो बेटा शाबाश यहां पे ग्लोमेरुलर होता है वो होता है इनर कॉर्टेक्स में, ये ग्लोमेरुलस है। मगर इनका अगर आप ग्लोमेरुलस देखोगे ना बेटा, वो कहां पे? आउटर कॉर्टेक्स में, पहली डिफरेंस। उसके बाद जरा लूप ऑफ हेनल पे देखिएगा, इसका लूप ऑफ हेनल कितना लंबा है और इसका लूप ऑफ हेनल बेटा कितना छोटा है। उसके बाद अगर आप नजर रखेंगे कि यहां पर शाबाश बेटा, अगर आप देखेंगे कि जो आपका बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो ज्यादातर किस हिस्से में है? कॉर्टेक्स में। और जो आपका शाबाश बेटा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है वो ज्यादातर कहां की ओर रिसाव करता है? मेडुला की ओर। उसके बाद बेटा एक पॉइंट आपको यहां पे नजर रखना पड़ेगा जो यहां पे डायग्राम पे नहीं है। यहां पे इसके इर्द गिर्द यू शेप्ड कैपिलरी होती है एंड दैट्स कॉल्ड एज वासा रेक्टा। यहां पर बेटा इसके इर्द गिर्द वासा रेक्टा जो होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, फुली डेवलप्ड होता नहीं है। सो ये थी बेटा डिफरेंस आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, और ये थी डिफरेंस आपके शाबाश बेटा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। बेटा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर आएंगे, इसका फोटोशॉट लीजिएगा जल्दी जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर आएंगे, जो अब आपको बेटा पढ़ना है। वेरी गुड। अब बेटा आपको पता चलेगा कि ये हाइपरटोनिक क्या है और ये हाइपोटोनिक क्या है, क्योंकि बेटा यही तो अब सब कुछ टिका हुआ है, हमारा सब कुछ टिका हुआ यहीं पे। देखिए बेटा अब यहां पर आपको देखना है कि जो यूरिन है ये बेटा कहां से बनता है? ब्लड से, है ना। सो यूरिन एक्चुअली बनता है ना फ्रॉम द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सो दैट मींस कि जो ब्लड है जब वो बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे फिल्ट्रेट होता है एट द फिल्ट्रेशन बैरियर, और वहां से बेटा फिर एक्सक्रीशन बनती है एंड दैट एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज यूरिन, जो आपने कल पढ़ा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम ब्लड को बेटा देखते हैं जहां से यूरिन बनता है, ब्लड की जो ऑस्मोलैलिटी है, प्लीज बेटा नजर रखिएगा, ब्लड या प्लाज्मा, मैं क्यों प्लाज्मा लूंगा? क्योंकि फॉर्मिड एलिमेंट्स के साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि फॉर्मिड एलिमेंट्स का ऑस्मोलैलिटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सो जो फ्लूइड कंपोनेंट ब्लड का दैट्स प्लाज्मा, उसकी जो ऑस्मोलैलिटी है वो 300 मिली ऑस्मोल्स। बेटा थोड़ा बहुत टफ टॉपिक है, अब इस पे नजर रखिएगा, क्योंकि जिसको ये समझ आया ना बेटा उसको सारा यूरिनरी सिस्टम जो है या यूरिन फॉर्मेशन जो है वो समझ में आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर बेटा आपकी लेवल पे बच्चों को ये ज्यादा पता नहीं होता है। सो जो हमारा ब्लड है उसकी जो टॉनिसिटी है, उसकी जो ऑस्मोलैलिटी है वो 300 मिली ऑस्मोल्स है। अब क्वेश्चन उठेगा, सर ये ऑस्मोलैलिटी क्या होता है? अगर बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में आपको मूल कांसेप्ट में ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैरिटी, नॉर्मोलैलिटी, बेटा नॉर्मैलिटी सब कुछ पढ़ाया गया होगा। अब आपके तस्कीन के लिए यहां पर मैं ऑस्मोलैलिटी को बोलूंगा। कितने सैल्यूट्स है? गौर से देखिएगा, कितने सैल्यूट्स प्रेजेंट है? कितने सैल्यूट्स प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में?
अब आपको पता है बेटा हमारे ब्लड में जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मेन सॉल्वेंट है, वो क्या है? वाटर। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं हमारे प्लाज्मा के 1 किलो पानी में, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने सेल्यूट्स है? सो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज ऑस्मोलैलिटी। और कितने सेल्यूट्स है बेटा हमारे ऑस्मो, अगर हम ऑस्मोलैलिटी ऑफ ब्लड की देखेंगे वो कितनी है बेटा? 300 मिली ऑस्मोल्स। तो यही तो मैं यहां लिखवाता हूं, ऑस्मोलैलिटी इज द अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मीन सेल्यूट्स इन फ्लूइड, चाहे वो प्लाज्मा हो चाहे वो यूरिन हो, एंड इट मेजर्स द बॉडीज इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस। क्योंकि सेल्यूट्स में बेटा हम क्या खाली लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि मेजर सेल्यूट जो हमारे ब्लड में होते हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड मेन इलेक्ट्रोलाइट इज सोडियम क्लोराइड। अगर मैं लेमन्स लैंग्वेज में जाऊंगा, लेमन्स लैंग्वेज में बेटा, लेमन्स लैंग्वेज में अगर आपको बेटा मुझे सिखाना है कितना सोडियम क्लोराइड है हमारे 1 किलो प्लाज्मा में, कितना सोडियम क्लोराइड है हमारे ब्लड के 1 किलो पानी में, हमारे प्लाज्मा के 1 किलो पानी में, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोलैलिटी। सो ये कितना है बेटा? 300 मिली ऑस्मोल्स। ऑस्मोलैलिटी इज द मेजर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कितना सोल्यूट है, कितना सोल्यूट है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्वेंट क्या है? मेनली बेटा वाटर, और सोल्यूट मेनली क्या है? NaCl। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा। और आपके स्क्रीन के सामने एक मशीन है जिसको हम ऑस्मोमीटर कहते हैं। इसी से बेटा हम हर किसी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी मेजर करते हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो यूरिन हो, या आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा ही हम ज्यादा लेते हैं, ब्लड के साथ हम ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखेंगे, क्योंकि ब्लड में फॉर्मेड एलिमेंट्स होते हैं और उनको ऑस्मोलैरिटी के साथ कोई लेना देना होता नहीं है। सो अब क्वेश्चन ये उठा, जरा बेटा गौर से देखिएगा। सर चलिए माना कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो प्लाज्मा है, उसमें जो सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन है 1 किलो पानी में वो है 300 मिली ऑस्मोल्स। सर अब इसी प्लाज्मा से, इसी ब्लड से यूरिन बनता है ना। सर यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या होगी? जरा गौर से बेटा अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि बेटा जरा गौर से देखिएगा। अब आप क्वेश्चन करोगे ना, सर अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल्स है तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या होगी? अगर बेटा यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो है वो 300 मिली ऑस्मोल्स, उतना ही जितना किसकी है? प्लाज्मा की। प्लीज बेटा नजर रखिएगा, प्लीज नजर रखिएगा। अगर बेटा इसकी टॉनिसिटी बराबर कितनी है? इक्वल टू 300 मिली ऑस्मोल, जो कितनी है? किसकी है? ब्लड की। एट दैट टाइम द यूरिन इज आइसोटोनिक। तो वी से द यूरिन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मींस कि जिस ब्लड से ये बना उस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या है? सेम। रेफरेंस के लिहाज से तो यूरिन इज आइसोटोनिक। अगर बेटा ये लेस देन 300 मिली ऑस्मोल्स, अगर आप यूरिन कर रहे हो और उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल से कम है, वी से द यूरिन इज हाइपोटोनिक। क्यों? क्योंकि इसकी टॉनिसिटी से, टॉनिसिटी प्लाज्मा से क्या है? कम, तो इसलिए यूरिन जो है वो हाइपोटोनिक होगा। यार खुदा समझ, अगर ये हाइपोटोनिक आत्मा सेल्यूट ज्यादा की कम, कम, शाबाश, वाटर ज्यादा की कम, ज्यादा, क्योंकि जितना सॉल्वेंट ज्यादा होगा उतनी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? कम। क्योंकि ऑस्मोलैरिटी अगर हम देखेंगे बेटा, जरा गौर से देखिएगा, ऑस्मोलैरिटी 2 पैरामीटर्स पे काम करती है ना। कितना सोल्यूट है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट? अगर सॉल्वेंट कंपोनेंट ज्यादा है, ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? कम। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। और अगर सोल्यूट कंपोनेंट ज्यादा होगा तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? ज्यादा। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जब यूरिन हाइपोटोनिक है, जब उसकी टॉनिसिटी या ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल से कम है, तो यूरिन विल बी हाइपोटोनिक। इसमें सोल्यूट्स बेटा कम और सॉल्वेंट ज्यादा। उसके बाद अगर ये मोर देन 300 हो जाएगा, at that time the urine will be hypertonic। तो उस टाइम बेटा जो आपका यूरिन होगा वो क्या होगा बेटा? हाइपरटोनिक। दैट मींस कि बेटा उसमें सोल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? कम। क्योंकि सोल्यूट और ऑस्मोलैरिटी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं? अब यहां पर बेटा कंसेप्ट को दिमाग में लाइए, चीजों को दिमाग में भर लीजिए। क्या अब हक के साथ बोला जाएगा कि जो प्लाज्मा है उसकी टॉनिसिटी कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल, और ये कभी चेंज नहीं होती है बेटा, ये हमेशा बराबर रहती है। अगर सो नुन बलाई ती खेखना कहा सर बोझ खेमा नुन पाकटा आख
बस वो चाहे टॉनिसिटी क्या गैसे ये टॉनिसिटी रोज जना बराबर 300 मिलिऑस्मोल्स इनर्स गैस चेंज क्या क्योंकि किडनी के पास ब्यूटी है वो बेटा ब्लड की टॉनिसिटी को कैसे मेंटेन करके रखती है। अगर किसी वजह से ब्लड की टॉनिसिटी कम हो रही है तो उस टाइम यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक बनाया जाएगा, और अगर ब्लड की टॉनिसिटी ज्यादा हो रही है, समझ में आ गया, तो उस टाइम यूरिन जो है वो हाइपोटोनिक बनाया जाएगा। तो दैट मींस कि जरा गौर से देखिएगा, इसको हम कल बेटा अच्छी तरह से देखेंगे, मगर फिलहाल इतना याद रखो कि ब्लड की टॉनिसिटी जो है, प्लाज्मा की जो टॉनिसिटी है वो कभी चेंज नहीं होती, मगर यूरिन अपनी टॉनिसिटी को चेंज करता रहता है और डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में ब्लड में कितना पानी है। अगर पानी ज्यादा है बेटा खुदा के लिए बोलिए, अगर पानी बराबर है नॉर्मल लेवल्स पे है तो उस टाइम यूरिन आइसोटोनिक होगा। अगर पानी बहुत ज्यादा है आपके ब्लड में तो यूरिन को हाइपोटोनिक बनाया जाएगा। सो पानी ज्यादा, एक्स्ट्रा पानी को यूरिन से दफा किया जाएगा, और जब पानी ज्यादा आएगा तो सॉल्वेंट बेटा इंक्रीज होगा, सॉल्वेंट इंक्रीज होगा, देयर इज बेटा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोलैलिटी एंड सॉल्वेंट, तो लॉजिकली यूरिन क्या बनेगा, हाइपोटोनिक। मगर अगर पानी कम होगा, जैसे रोजदरी में आप पानी पीते ही नहीं, 17-17 घंटे हम पानी नहीं पीते, 16-16 घंटे हम पानी नहीं पीते, तो ब्लड में पानी क्या होगा, कम, तो उस टाइम जो आपका यूरिन है वो हाइपरटोनिक होगा। यही वजह है कि जब हम बहुत देर तक थर्स्टी रहते हैं, पानी नहीं पीते, हमने बेटा यूरिनरी आउटफ्लो घट जाता है, हम पेशाब कम करते हैं। आपने आजमाया होगा कि रोजदरी में, माह रमजान में हम पेशाब बहुत कम करते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, क्योंकि उस टाइम बेटा हमारी बॉडी में पानी कम होता है, और जब पानी कम होता है तो उस टाइम यूरिन हाइपरटोनिक बनता है। और जब हम बेटा ढेर सारा पानी पीते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी ब्लड में पानी ज्यादा होता है, तो तैयार रहिए, उस टाइम आपके यूरिन से एक्स्ट्रा पानी कहां निकलेगा, बाहर, और जब एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलेगा आपका यूरिन जो होगा वो हाइपोटोनिक होगा। और अगर आपकी बॉडी में ब्लड की वाटर की लेवल्स नॉर्मल है तो उस टाइम आपका यूरिन आइसोटोनिक होगा विद रेस्पेक्ट टू योर प्लाज्मा। तो होप बेटा अब आपको पता चला कि हाइपोटोनिक यूरिन कब बनता है, हाइपरटोनिक यूरिन कब बनता है, और आइसोटोनिक यूरिन कब बनता है। और ये सब बेटा किया जाता है ताकि ब्लड की टॉनिसिटी जो है वो मेंटेन रहे एट 300 मिलिऑस्मोल्स, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं ऑस्मो regulation. So kidney plays an important role in osmoregulation. It maintains the water levels in the blood. अगर ब्लड में पानी ज्यादा तो यूरिन से दफा ज्यादा पानी किया जाएगा, यूरिन हाइपोटोनिक बनेगा। अगर ब्लड में पानी कम तो पानी को कंजर्व किया जाएगा और यूरिन से पानी को कम निकाला जाएगा और यूरिन हाइपरटोनिक बनेगा। और अगर बेटा ब्लड में वाटर लेवल्स मेंटेन रहेगी, बराबर है, तो यूरिन आइसोटोनिक बनेगा। तो कल के लेक्चर में बेटा हम अगले पड़ाव की ओर आएंगे